धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज कोई अपील नहीं है, एक जानकारी आपको दे दूं। आज जुमेरात का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, इंग्लिश में बात करें तो थर्सडे का दिन है और आज ये आखिरी बुलेटिन है आज के दिन का। कल छुट्टी रहेगी, किसी से कोई इंटरव्यू भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया जो हम शेड्यूल के हिसाब से फ्राइडे को आपके लिए लगा देते। परसों को मुलाकात होगी, दुआ कीजिएगा सब ठीक ठाक हो, वापस अपने काम पे लौटें। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई है। बता दें आपको, हाई कोर्ट ने, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट भी कह सकते हैं, नैनीताल हाई कोर्ट भी कह सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीबीआई जांच कराने के आदेश दे दिए थे। क्या भ्रष्टाचार का मामला था वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इनको बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर, सीबीआई जांच कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। काफी खुश हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कांग्रेस कह रही थी कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन साहब ये तो जांच ही कराने को तैयार नहीं है। आप तो इस्तीफा मांगने की बात कर रहे। बेहतर तो ये होता कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हैं कि मैं एक ईमानदार छवि का आदमी हूं, मुझे जांच से डर नहीं लगता। जांच कराने से क्यों डरते हैं भाजपा के लोग? राफेल की जांच नहीं कराते हैं, जज लोया की जांच नहीं कराते हैं, कोई और आरोप लग जाए तो जांच होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जांच होगी तो शायद कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन जांच को रुकवाना चाहते हैं तो जांच सुप्रीम कोर्ट जाके इन्होंने फिलहाल रुकवा दी है। आगे सुनवाई में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी जांच का आदेश देगा या परमानेंट तौर पे जांच इस मामले में हो ही नहीं पाएगी। मामला क्या है वो जान लीजिए। अब ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, एक जमाने में 2016 में जब भाजपा की सरकार वहां पे हुआ करती थी झारखंड में, तो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे। इन्होंने एक शख्स अमृतेश सिंह चौहान को गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनाने की एवज आरोप है कि पैसे लिए और वो पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में मंगाए। उसकी बाबत पत्रकारों को जानकारी मिली। पत्रकार इस मामले को लेकर मीडिया के जरिए सामने आए, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, मामला गंभीर है, इसकी सीबीआई जांच करा लेते हैं। और इस मामले को लेकर जब पत्रकारों ने खबरें की थी तो उन पर जो एफआईआर दर्ज की थी, कोर्ट ने वो एफआईआर भी रद्द कर दी है। तो उस वक्त तो कहा मुझे कोई वो नहीं है, मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। तो सम्मान करते हैं तो भैया जांच करवा लेते ना। जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले क्यों गए? दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। डिप्टी सीएम के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की कोर्ट ने इजाजत दे दी है। पहले मैंने बताया सीएम, अब बता रहा हूं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम का नाम केशव प्रसाद मौर्य है। आप समझ गए होंगे मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूं। उनके खिलाफ कौशाम्बी जिले में जो मुकदमा दर्ज था, उसको लेकर कौशाम्बी जिले की एमपी एमएलए वाली विशेष अदालत ने, आपको पता है हर जिले में एमपी एमएलए से जुड़े हुए मामलों को सुनने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है, तो विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है। बता दें योगी सरकार ने इन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया था, जिसके चलते तमाम अदालतों में जाकर योगी सरकार के उस फैसले से अवगत कराया जा रहा था। अदालत अपने तरीके से उस मामले पर कुछ पूछताछ कर रही थी, जो भी जानकारी चाह रही थी। अब वो जानकारी जब उसके सामने आ गई तो उसने कहा ठीक है भैया, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, पब्लिक को तो कोई दिक्कत है नहीं। ये मुकदमा बंद हो जाने से तो मुकदमा जो है अब वो बंद कर दिया गया है। मामला क्या था थोड़ा सा वो जान लीजिए। कौशाम्बी ज़िले का एक इलाका है मोहब्बत नगर, मोहब्बतपुर थाना। तो मोहब्बतपुर थाने के जो थानेदार उस वक्त हुआ करते थे, जिनका नाम है चंद्रशेखर प्रसाद जी, उन्होंने 25 अगस्त 2008 को इनके खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया कि फर्जी तरीके से एक संस्था बनाई गई जिसका कोई वजूद कहीं नहीं था। उस संस्था बनाने के बाद नियमों को ताक पर रखे, जबकि धारा 144 लागू थी, भीड़ जुटाई गई और इन्होंने दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर दिया और लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया। ये तमाम जो है उल्लंघन के चलते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसमें बाकायदा चार्जशीट भी हो गई। अब वो मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन जब सरकार ने कह दिया बस सारे मुकदमे वापस होंगे, अब कोर्ट में जाके कह रहे मुकदमे वापस होंगे, कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भाई वापस कर लो। तो पहले सीएम, दूसरी खबर में डिप्टी सीएम। अब आगे चलते हैं विधायक की तरफ। बड़े क्रम से मैं खबरें आपके सामने रख रहा हूँ, सिलसिलेवार ढंग से मैंने बनाया। पहले सीएम, फिर डिप्टी सीएम, फिर विधायक। विधायक कौन? अब्दुल्ला आजम खान, यानी कि आजम खान के बेटे। बता दें आपको, वो अपने अब्बा यानी कि आजम खान, अपनी अम्मी तंजीम फातिमा के साथ इन दिनों जेल में बंद है। रामपुर का मामला है, सीतापुर जेल में उन तीनों को रखा गया है। वो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुने गए। उसके बाद उनकी विधायकी को इस बात पे चुनौती दी गई कि उन्होंने अपनी उम्र छिपाई है। अभी उनकी उम्र कम है, 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता है।
ये मामला हाईकोर्ट में साबित हो गया। हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जनवरी से मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करने की मांग की है। इसके अलावा दूसरा एक मामला और पैदा हो गया। इस सीट का जो है चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं कराया, तो कुछ लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए, कहने लगे साहब इस सीट पे भी चुनाव करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, चुनाव आयोग इस सीट पे भी चुनाव कराए। तो अब फिर से अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस सीट पर जब तक मेरी सदस्यता पर फैसला नहीं हो जाता है, चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से एक बार उनको मायूसी ही हाथ लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को टाल दिया है। 1 हफ्ते के बाद अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को भी अपना पक्ष रखना है और उससे जुड़ा हुआ मामला अगले हफ्ते लगा हुआ है, तो बेहतर होगा इस मामले को अगले हफ्ते ही सुना जाए। इस वजह से मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया है। देखना दिलचस्प होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के चुनाव कराने के फैसले पर रोक लगाता है, या पुराना जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है कि जो सदस्यता रद्द हुई है उस पर सुनवाई करता है और दोनों मामलों को एक साथ मिला के सुनता है, या अलग अलग इनको सुनता है। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई राहत नहीं है अब्दुल्ला आजम खान को। आदेश के बाद भी रिटायर्ड प्रिंसिपल को पेंशन ना मिलने पर हाईकोर्ट तल्ख हो गया है, सख्त हो गया है, गुस्से में आ गया है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ आ रहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया है वो थोड़ा जान लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक को कहा है, सुन भाई, अगली सुनवाई से पहले इनकी पेंशन, इनका जो भी भुगतान है रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, वो मिल जाना चाहिए, वरना अगली सुनवाई को ना तू तैयार रहियो, तेरे खिलाफ अवमानना का केस हाईकोर्ट के अंदर चलेगा। ये तो कहा निदेशक को। अब इसके अलावा अपर मुख्य सचिव जो हैं, जो शिक्षा विभाग के हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उनको कहा है कि अगली सुनवाई पे यहाँ पे आके हाजिर हो जाना। आराधना शुक्ला उनका नाम है, उनको हाई कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुनाया गया है। मामला क्या है वो जान लीजिए। हरदोई के एक शख्स हैं जिनका नाम है राम लखन पाल। 2017 में वो जहाँ यहाँ पे स्कूल है उसमें पद से रिटायर हो जाते हैं प्रिंसिपल के। रिटायरमेंट के बाद भैया हर किसी को अपनी पेंशन चाहिए। आरआर इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला है। इनको अब तक पेंशन नहीं दी गई, इनको इनके भुगतान नहीं किए गए, ग्रेचुटी जो तमाम भुगतान है उसको लेकर ये पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट ने 1.5 साल पहले आदेश दे दिया 2017, उसके 1.5 साल बाद कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया इनका भुगतान करो, 90 दिन के भीतर इनका भुगतान करो। लेकिन 90 दिन का टाइम भी पार हो गया, इन्हें भुगतान नहीं मिला। ये फिर कोर्ट में गए। अब लॉकडाउन के बाद इन्होंने जाके कहा जी आपने आदेश दिया तो कुछ हुआ तो है नहीं इस पूरे मामले में। तो कोर्ट को बड़ा गुस्सा आया। कोर्ट ने कहा हमने आदेश दिया फिर भी क्या नाम है भुगतान नहीं हुआ, ठीक है अभी इनकी क्लास लगाते हैं, इनको तलब करते हैं, और कह दिया कि अगली सुनवाई से पहले या तो इनका भुगतान कर दे, नहीं तो अवमानना का सामना करे। और दूसरे जो अपर मुख्य सचिव हैं आराधना शुक्ला, उनको कहा कि आप यहाँ पे हाजिर होइए, आपका ये निदेशक कर क्या रहा है, सीधा सीधा स्पष्टीकरण दीजिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऊंची बोली लगाए जाने से पूरी नहीं हो जाती है टेंडर की प्रक्रिया। ये खबर समझने लायक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कहीं पे जब टेंडर निकला होता है जाते हैं टेंडर डालते हैं और उसके बाद वो लोग ऊंची से ऊंची बोली लगा देते हैं और सोचते हैं टेंडर उनके नाम है। लेकिन ये नज़ीर बनेगा आने वाले टाइम में और बताएगा कि सिर्फ बोली लगा देने भर से आपको टेंडर नहीं दिया जा सकता। मामला क्या है थोड़ा सा वो जान लीजिए। आगरा से जुड़ा हुआ मामला है। कृषि उत्पादन मंडी समिति की ओर से आगरा के एक बरौली इलाका है, वहाँ पे 43 दुकानों की नीलामी यानी कि टेंडर निकाले गए। लोगों ने टेंडर डाले। इन 43 में से 7 दुकानें रिजर्व थी, जो एससी समाज को यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी। इन दुकानों के लिए सिर्फ 5 लोगों ने टेंडर डाला। बोली हुई 16,15,000 की बबलू ने बोली लगाई, सबसे ऊंची ये बोली थी, लेकिन बावजूद उसके बबलू को दुकान का आवंटन नहीं किया गया। कहा गया कि जो और दुकानें बिकी हैं सामान्य तौर पर उनसे कम बोली लगी है और बोली लगाने वाले भी लोग कम हैं। 7 दुकानों के लिए 5 लोगों ने टेंडर डाला, तो इसलिए इस प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। नए सिरे से इन 7 दुकानों की टेंडर प्रक्रिया को निकाला जाएगा। इस फैसले के खिलाफ बबलू पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, मैं सबसे ऊंची बोली लगा रहा हूं, मुझे दुकान नहीं दे रहे और अब कह रहे हैं वो प्रक्रिया खत्म, नई प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि सिर्फ ऊंची बोली लगा देने भर से टेंडर प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं हो जाता, और भी चीज़ें होती हैं उन पर भी गौर किया जाता है। इसलिए बबलू की पिटीशन को खारिज किया जाता है। अब
क्या इस बात के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन भैया बोली लगा देने से टेंडर आपका होने वाला नहीं है। फिलहाल हाईकोर्ट ने ये एक नज़ीर कायम कर दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईएएस का चयन करना यूपीएससी के लिए कोई मनमौजी काम नहीं है। ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेमन ने की है। किस मामले में की है वो बता देते हैं आपको। उनका कहना है कि राजस्थान के कुछ जो है कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू होना था, लेकिन उनका इंटरव्यू समय पर नहीं लिया गया है। 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है। उस मामले पर सुनवाई के बाद ये टिप्पणी हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन ने की है। 27 नवंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी और यूपीएससी से इस मामले में जवाब तलब कर लिया गया है। हुआ यूं कि कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू की तारीख तय की गई 31 दिसंबर 2019। लेकिन जब वो यूपीएससी पहुंचे तो वहां कोई इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं चल रही थी। 1 जनवरी 2020 भी इंटरव्यू की तारीख तय की गई थी, लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों का कहना है कि जो ये लापरवाही की गई है और हम लोग इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं, ये यूपीएससी ने पूरी प्रक्रिया को धता बता दिया है। इसलिए यूपीएससी से इस मामले में जवाब तलब किया जाए और इसको हल्के में ना लिया जाए। अगर यूपीएससी ऐसे करके मामले को टालती रहेगी या उसने टालने की कोशिश की है, ये बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट ने उसको माना कि हाँ, ये कोई मनमौजी मामला नहीं है कि जब चाहेंगे इंटरव्यू ले लेंगे, जब चाहेंगे इंटरव्यू नहीं लेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। और दिल्ली पुलिस के मुंह पे अगर यूं कहा जाए कि करारा तमाचा पड़ा है तो ये कहना कुछ गलत ना होगा। पिंजरा तोड़ गैंग जानते हैं, उनकी सदस्य को जानते हैं, नाम है दिवांगना कलिता। उनको जेल में डाल रखा है। उन पे दंगे का आरोप है कि उन्होंने जाफराबाद में जाके महिलाओं को भड़काया और फिर दिल्ली में दंगे भड़क गए। उससे पहले वो सीए के आंदोलन से जुड़ी रही हैं, वो घूम घूम के महिलाओं को भड़का रही थी, ये भी उन पर आरोप लगाया। इस मामले में हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी दी है, ये भी आप लोग जानते हैं। 1 सितंबर को उनको जमानत दी गई थी। इस मामले को लेकर जो है दिल्ली पुलिस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। कहने लगी साहब, हाईकोर्ट ने जो इनको जमानत दी है ये गलत किया है, ये प्रभावशाली हैं, ये बाहर आएंगे तो ये सबूतों से, गवाहों से छेड़छाड़ कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया एक बात बताओ, अगर कोई प्रभावशाली है तो क्या उसको जमानत लेने का अधिकार नहीं है? और अगर वो प्रभावशाली है तो क्या इस आधार पर उसकी जमानत को रद्द कर दें? हम ना करेंगे जमानत को रद्द। इस मामले में तो वैसे भी सिर्फ पुलिस ही गवाह है, पुलिस ने ही सब कुछ करा है, कोई आम आदमी तो गवाह नहीं है। तो आखिर वो किसको प्रभावित कर सकती है, किसको छेड़छाड़ कर सकती है? ये कहते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसे लेकर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी दिव्यांगना कलिता के खिलाफ और उनकी जमानत अर्जी को रद्द कराना चाहती थी। दिल्ली दंगे में एक के बाद एक दिल्ली पुलिस को मुंह की खानी पड़ रही है। एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू इस मामले को लेकर पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट में उनकी एक नहीं सुनी और उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये दिव्यांगना कलिता की बड़ी जीत है और दिल्ली दंगे से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन पर उठा के यूएपीए तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं, उनके लिए भी एक बड़ी नज़ीर के तौर पर ये काम आएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार की आलोचना करने पर आम लोगों को नहीं किया जा सकता है परेशान। बहुत अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी आपके सामने अगर सही ढंग से रख पाऊंगा तो सोचूंगा कि हाँ, कुछ काम बेहतर किया। कोलकाता पुलिस फेसबुक पर लिखी गई पोस्ट के खिलाफ एक दिल्ली की महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसको सम्मन जारी कर देती है। कहते हैं कोलकाता आओ, कोलकाता में आओ और यहाँ के जांच में सहयोग करो। वो महिला इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुँच जाती है। हाईकोर्ट कहता है ना जी, हम तो कोई राहत ना देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आप जाओ पुलिस को सहयोग करो। वो महिला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है और कहता है कि अगर एक महिला ने राजा बाजार इलाके में इकट्ठी भीड़ को लेकर कुछ फोटो डाल दी और उसको लेकर क्रिटिसाइज कर दिया ममता बनर्जी को, तो क्या उस पर मुकदमा लिख दोगे और फिर उसको कहोगे कि चंडीगढ़ आ जा, कोलकाता आ जा या मणिपुर आ जा, तो लोगों को ऐसे हरास करोगे, परेशान करोगे? ये फटकार कोलकाता पुलिस को बहुत ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट से लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या फेसबुक पे लिखने भर पे आप एफआईआर दर्ज कर लोगों को परेशान करेंगे? सरकार की आलोचना करना का अधिकार आप उनसे छीन लेंगे? क्या ये आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका उल्लंघन नहीं है? और अगर ऐसे मामले लगातार बढ़ते रहेंगे तो हमें लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कोर्ट को सही से इस मामले में कुछ आदेश जारी करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी टिप्पणी सीजेआई ऐसे बोबड़े की बेंच ने की है, लेकिन देखेंगे
क्या आने वाले टाइम में क्या कोर्ट लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा कर पाता है, क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लोगों के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, क्योंकि इसे तो चुनाव लड़ना नहीं है, इसे तो राजनीति करनी नहीं, इसको तो इसी काम के लिए बैठाया गया, लेकिन वो कर नहीं रहा है। जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल आए दिन साफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर ली, वो इन सब चीज़ों को अब देखता नहीं है। महिला का नाम रोशनी विश्वास बताया जा रहा है और दिल्ली की रहने वाली हैं। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनावी वादे पूरे नहीं करने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई, ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल रिफॉर्म नाम की एक संस्था है, उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल की गई है, ये याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान नेता कुछ भी उलझुल वादे कर देते हैं और लोगों को लुभाकर उनका वोट ले लेते हैं। लोक लुभावन वादों को माना जाए कि ये भ्रष्ट आचरण है, तो भ्रष्ट आचरण प्रावधान में इसको डाला जाना चाहिए। जब ये लोग सत्ता में आ जाएं, अगर ये वादे पूरे नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए और इनको आगे चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इनके आगे चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। तमाम मांगे की गई हैं और कहा गया है कि ऐसा करने से ईमानदार और जो शरीफ लोग हैं वो राजनीति में आएंगे और आने वाले वक्त में देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। देखना दिलचस्प होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है और इस मामले में वाकई में जो वादा पत्र है, संकल्प पत्र, संकल्प से सिद्धि की तरफ, उसको एक दस्तावेज मान लेता है कि जो इन्होंने कहा उसको इनका पूरा वादा दस्तावेज माना जाए और अगर ये पूरा नहीं करते तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब चुनाव आयोग को तो काम रह नहीं गया, वो ज़माना तो चला गया जब टी एन शेषन साहब होते थे कि कुछ सुधार करते थे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है चुनाव आयोग को कुछ सुधार करने के लिए, वरना चुनाव आयोग का तो काम रह गया है एक सत्ता विशेष पार्टी को जिताते चलो। ये लोगों में आजकल एक नैरेटिव बन गया, लोग ऐसा कहते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।